हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत सारी बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिनमें 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन, साथ ही साथ डिफेंस के पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, एरियर्स के साथ बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की एरियर्स के साथ बढ़ोतरी और साथ ही साथ उनकी अंतिम बेसिक पे का 50% रिटायरमेंट पर बढ़ोतरी से लेकर और भी कई अपडेट्स हैं, जिनमें 18 माह का डी और डीआर का अपडेट्स भी होने वाला है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप फ्री आए हैं तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके या सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उन सभी के लिए, या उनकी पेंशन में मिलने से समस्या कोई होती है, वो सभी आपको वहाँ पर समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या होती है उसका भी निवारण किया जाता है। आपको जानकारी की इन्फॉर्मेशन होती है, आप हमारे चैनल को फ्री में, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर ज्वाइन करके और 29 रुपये पे करके 1 महीने का आप हमसे डायरेक्टली विद इन 2 आवर्स के अंदर आप हमारी जो है सर्विस ले सकते हैं और विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसके अलावा उसमें और भी कई बेनिफिट्स होते हैं जिनका मैं कई अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो मान 29 रुपए की छोटी सी अमाउंट दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सीधा लेके चलते हैं आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बड़ी खबर पर, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायरमेंट हुए थे, साथ ही साथ वो हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो ऑनरेरी रैंक नायब सूबेदार के पद पर वहां पर पहुंच गए थे। ऐसे में उन सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब उनको जो है उनका पेंशन जो है बड़ी हुई पेंशन दी जाएगी। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि 2006 से पहले, जनवरी 2006 से पहले जो भी पेंशनर्स थे उन सभी को, और साथ ही साथ अगर वो पेंशनर्स अभी नहीं है तो उनकी फैमिली पेंशन को वो दिए जाएगा, उनके बच्चों को दिया जाएगा। ये सब चीजें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर डेटेड 21/02/2020 विल आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशन्स ऑफ रिटायरी हवलदार्स हु आर ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो आप देख सकते हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स पे जो पेंशन अब नहीं है, उनके फैमिली पेंशनर्स को भी ये सारे जो बड़ी हुई पेंशन और पेंशन एरियर्स के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि अब उनको जनवरी 2006 से पहले जो रिटायरमेंट हुए थे और जो पर्टिकुलर इस पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे और ऑनरेरी सूबेदार की पोस्ट तक गए थे, उन सबको ये सारी चीजें मिलेंगी, उनको एरियर्स के साथ मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या इस जो है कल की मीटिंग में जो हुई उनमें क्या क्या चीजें छूट गई जो पेंशनर्स को अभी नहीं पता है। अब सबसे बड़ी बात, बेसिक पे का जो है 50% पेंशन मिलेगा, प्लस डीए भी रहेगा उसमें। ये सब चीजें कैबिनेट में कल मुहर लग चुकी है। अब डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीजों पर मुहर लगी थी उसमें और क्या क्या चीजें आप सभी के लिए अपडेट हो पाएंगी। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की उसमें अब ऐड कर दिया गया। अब पेंशनर्स, अब कर्मचारियों के पास जो 1 जनवरी 2004 से पहले के पेंशनर्स हैं वो ओपीएस का उनका ऑप्शन है। अब और नए कर्मचारी उनके लिए एनपीएस का ऑप्शन भी रहेगा, साथ ही साथ ओपीएस यूपीएस का भी ऑप्शन रहेगा। इसमें केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसको लेकर सहमति बन चुकी थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूनियन ने भी इसको स्वीकार कर लिया था। अब इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा से मांग आती रही है कि ओपीएस व्यवस्था फिर से लागू की जाए, लेकिन ओपीएस तो लागू नहीं की जा सकती, पर एनपीएस में संशोधन करके एक अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसे अप्रैल 2025 से इसमें सुधार करके यूपीएस को लागू किया जाएगा। इस कैबिनेट बैठक में मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और साथ ही साथ डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कि पहले के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी है। इस कमेटी में और भी कई सारी चीजें होंगी, जिसमें कमेटी ने अपनी सिफारिश देते हुए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए कहा कि रिटायर कर्मचारियों को अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीए दिया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 50% पेंशन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि इसमें आपको अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीआर या डीए जो भी होगा उस टाइम पे कहा जाएगा।
इसके अलावा इसमें 18 मंथ्स के 18 मंथ्स के डीए डीआर पर वहां पर बहुत ज्यादा चीजों पर बातचीत नहीं हुई है। ये सारी चीजें आप जो स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें एश्योर्ड पेंशन है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, साथ ही साथ एश्योर्ड आपको महंगाई सूचकांक के हिसाब से चीजें मिलेंगी। ये सब चीजें मैं कल के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और मैं इनको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप बात करते हैं और भी चीजों की, जिनमें बहुत सारी चीजों पर अपडेट करना या बात करना भी बाकी है, जिनमें से 8वें वेतन आयोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सभी को पता है कि 8वें पे कमीशन और 18 माह के एरिया पर सरकार ने अपनी मंशा भी जाहिर नहीं की है। इस मीटिंग में केवल पेंशन पर बात बनी है, लेकिन अभी कर्मचारी अभी भी अड़े हुए हैं, जिनको पुरानी पेंशन के अलावा भी कुछ नहीं चाहिए। उनका मानना है कि एनपीएस में संशोधन करके हूबहू उनको पुरानी पेंशन चाहिए। इस फैसले पर सरकार ने कर्मचारियों को कहा कि सरकारी अंशदान अब जो है पहले 14% था, अब 18.5% कर दिया है, यानी कि और भी चीजों पर ऐड हो गया है। लेकिन इसके अलावा 18 मंथ्स के डीए डीआर पर और जो 8वें वेतन आयोग है उस पर लेकर के अभी सरकार से बातचीत जारी है, जिसमें जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग पर आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि साल 2014 में यानी 2014 में भी ऐसा हुआ था कि सरकार ने 1 से 2 साल पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, कमेटी का गठन किया था और उसी की कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आपका जो है 7 पे कमीशन लाया गया था। साल भर पहले या 1.5 साल पहले ऐसा किया गया था। तो आने वाले दिनों में कैबिनेट फिर से सरकार पर प्रेशर बना सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन के 2 बड़ी डिमांड्स, जिनमें एक बड़ी डिमांड आपका 8वां वेतन आयोग होगा, साथ ही साथ दूसरी बड़ी जो डिमांड है वो आपके 18 माह के डीए डीआर को एरियर होगा, जिनमें 18 माह के डीए और डीआर पर लिखित में भी संसद में भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें गवर्नमेंट बोल चुकी है कि 18 माह का डीए डीआर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी यूनियंस ने ये बड़ा अच्छा काम किया यूपीएस को ला करके। कुछ तो उसमें कर्मचारी पेंशन को मिला ही है पहले से भी, एनपीएस से बेटर ये स्कीम मानी जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि 99% तक बहुत अच्छी ये यूपीएस स्कीम है। इसके अलावा 18 मंथ्स की डीए डीआर पर यूनियंस जो है वो लगातार इस चीज पर अपनी मांग फिर से उठा रहे हैं कि उनको 18 महीने का डीए डीआर का एरियस उनको प्रोवाइड कराया किया जाना चाहिए। क्योंकि वो अगर सरकार अपने एक साथ इस अमाउंट को देने में अभी अपनी जो है नहीं दे सकती है, तो सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो 3 से 4 जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट है उसमें वो प्रोवाइड करा सकती है। और सरकार आगे हो सकता है आगे वाले दिनों में ये कर भी सकती है कि 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 18 माह के डीए डीआर आपको प्रोवाइड कराया जाए। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की हम बात बहुत दिनों से भी कर रहे हैं, और क्योंकि बात होनी भी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा की जानी चाहिए और इसकी कमेटी गठित होनी चाहिए। क्योंकि गठित कमेटी जब तक गठित होगी वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देगी, उसके रिकमेंडेशन कुछ माने जाएंगे और कुछ उसमें जो उसको डिनाइल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी बेसिक पेंशन, आपकी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बेसिक पेंशन अभी आपको पता है 9,000 रुपए, लेकिन उसको बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए वो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और उसी के बेसिस पर 6 पे कमीशन से आपको जब आपकी बेसिक 7,000 रुपए थी, उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कर्मचारियों की जो सैलरी थी उसको 18,000 रुपए किया गया था। अब डिपेंड करता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर उसमें बढ़ाया जाएगा या फिर कोई और फॉर्मूला उसमें अपनाया जाएगा। हालांकि इक्वेट फॉर्मूला की बात चली थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन अभी नहीं दिए गए हैं कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। हम बात करते हैं पुराने पे कमीशन की। जैसे कि पे कमीशन अभी तक चलता रहा है कि फिटमेंट फैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, आपके कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 3 तक जा सकता है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि 3.68 तक जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक जाएगा, क्योंकि 3.68 तक जाने तक आपकी सैलरी जो है डबल हो जाएगी, और वैसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जब यूपीएस के लागू होने के बाद में अब आपकी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 तक हो सकता है। सपोज आपकी बेसिक पे आपकी 18,000 रुपए, उसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी जो बेसिक बनेगी उसी हिसाब से आपका सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। क्योंकि 7 पे कमीशन में भी ऐसा ही हुआ था कि जो भी आपकी बेसिक थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी नेक्स्ट पे कमीशन में पेंशन वेतन या सैलरी देखी गई थी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी हम बताएं कि आपको एग्जैक्टली बताएं कि हम आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको मिलनी चाहिए, वो भी हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी आपकी बताएगा, हम आपको बता सकते हैं कि आपको 8वें वेतन आयोग पर कितनी आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन बन सकती है, जो कि फिटमेंट फैक्टर 3 के अकॉर्डिंग हो सकती है। आप भी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने हिसाब से कितनी फिटमेंट फैक्टर सोच रहे हैं, या कितनी सैलरी और कितनी पेंशन मिनिमम आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं
बहुत सारी बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिनमें 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन, साथ ही साथ डिफेंस के पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, एरियर के साथ बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की एरियर्स के साथ बढ़ोतरी और साथ ही साथ उनकी अंतिम बेसिक पे का 50% रिटायरमेंट पर बढ़ोतरी से लेकर और भी कई अपडेट्स हैं, जिनमें 18 माह का डी और डीआर का अपडेट्स भी होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप फ्री आए तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके या सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उन सभी के लिए, या उनकी पेंशन में मिलने से समस्या कोई होती है, वो सभी आपको वहां पर समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या होती है उसका भी निवारण किया जाता है। आपको जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, आप हमारे चैनल को फ्री में आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर ज्वाइन करके और 29 रुपए पे करके 1 महीने का आप हमसे डायरेक्टली विद इन 2 आवर्स के अंदर आप हमारी जो है सर्विस ले सकते हैं और विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसके अलावा उसमें और भी कई बेनिफिट्स होते हैं जिनका मैं कई अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो मान 29 रुपए की छोटी सी अमाउंट दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सीधा लेके चलते हैं आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बड़ी खबर पर, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिन जो 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायरमेंट हुए थे, साथ ही साथ वो हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो ऑनरेरी रैंक नायब सूबेदार के पद पर वहां पर पहुंच गए थे। ऐसे में उन सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब उनको जो है उनका पेंशन जो है बड़ी हुई पेंशन दी जाएगी। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है सभी पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि 2006 से पहले, जनवरी 2006 से पहले जो भी पेंशनर्स थे उन सभी को, और साथ ही साथ अगर वो पेंशनर्स अभी नहीं है तो उनकी फैमिली पेंशन को वो दिए जाएगा, उनके बच्चों को दिया जाएगा। ये सब चीजें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर डेटेड 21/02/2020 will also apply to family pensions of retiree havildars who are granted honorary रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो आप देख सकते हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स पे जो पेंशन अब नहीं है, उनके फैमिली पेंशनर्स को भी ये सारे जो बड़ी हुई पेंशन और पेंशन एरियर्स के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि अब उनको जनवरी 2006 से पहले जो रिटायरमेंट हुए थे और जो पर्टिकुलर इस पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे और ऑनरेरी सूबेदार की पोस्ट तक गए थे, उन सबको ये सारी चीजें मिलेंगी, उनको एरियर्स के साथ मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या इस जो है कल की मीटिंग में जो हुई उनमें क्या क्या चीजें छूट गई जो पेंशनर्स को अभी नहीं पता है। अब सबसे बड़ी बात, अंतिम बेसिक पे का जो है 50% पेंशन मिलेगा, प्लस डीए भी रहेगा उसमें। ये सब चीजें कैबिनेट में कल मुहर लग चुकी है। अब डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीजों पर मुहर लगी थी उसमें और क्या क्या चीजें आप सभी के लिए अपडेट हो पाएंगी। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की उसमें अब ऐड कर दिया गया। अब पेंशनर्स, अब कर्मचारियों के पास जो 1 जनवरी 2004 से पहले के पेंशनर्स हैं वो ओपीएस का उनका ऑप्शन है। अब नए कर्मचारी उनके लिए एनपीएस का ऑप्शन भी रहेगा, साथ ही साथ ओपीएस यूपीएस का भी ऑप्शन रहेगा। इसमें केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसको लेकर सहमति बन चुकी थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूनियन ने इसको स्वीकार कर लिया था। अब इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा से मांग आती रही है कि ओपीएस व्यवस्था फिर से लागू की जाए, लेकिन ओपीएस तो लागू नहीं की जा सकती, पर एनपीएस में संशोधन करके एक अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसे अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 से इसमें सुधार करके यूपीएस को लागू किया जाएगा। इस कैबिनेट बैठक में मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और साथ ही साथ डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कि पहले के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी है। इस कमेटी में और भी कई सारी चीजें होंगी, जिसमें कमेटी ने अपनी सिफारिश देते हुए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए कहा कि रिटायर कर्मचारियों को अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीए दिया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 50% पेंशन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि इसमें आपको अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीआर या डीए जो भी होगा उस टाइम पे कहा जाएगा। इसके अलावा इसमें 18 मंथ्स के 18 मंथ्स के डीए डीआर पर वहां पर बहुत ज्यादा चीजों पर बातचीत नहीं हुई है। ये सारी चीजें आप जो स्कीम पर चल रही हैं, जिसमें एश्योर्ड पेंशन है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, साथ ही साथ एश्योर्ड आपको महंगाई सूचकांक के हिसाब से चीजें मिलेंगी। ये सब चीजें मैं कल के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, इसलिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और मैं इनको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप बात करते हैं और भी चीजों की, जिनमें बहुत सारी चीजों पर अपडेट करना या बात करना भी बाकी है, जिनमें से 8वें वेतन आयोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सभी को पता है कि 8वें पे कमीशन और 18 माह के एरिया पर सरकार ने अपनी मंशा
अभी जाहिर नहीं की है। इस मीटिंग में केवल पेंशन पर बात बनी है, लेकिन अभी कर्मचारी अभी भी अड़े हुए हैं जिनको पुरानी पेंशन के अलावा भी कुछ नहीं चाहिए। उनका मानना है कि एनपीएस में संशोधन करके हूबहू उनको पुरानी पेंशन चाहिए। इस फैसले पर सरकार ने कर्मचारियों को कहा है कि सरकारी अंशदान अब जो है पहले 14% था, अब 18.5% कर दिया है, यानी कि और भी चीजों पर ऐड हो गया है। लेकिन इसके अलावा 18 मंथ्स के डीए डीआर पर और जो 8वां वेतन आयोग है उस पर लेकर के अभी सरकार से बातचीत जारी है, जिसमें जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग पर आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि साल 2014 में यानी 2014 में भी ऐसा हुआ था कि सरकार ने 1 से 2 साल पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, कमेटी का गठन किया था और उसी की कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आपका जो है 7 पे कमीशन लाया गया था। साल भर पहले या 1.5 साल पहले ऐसा किया गया था। तो आने वाले दिनों में कैबिनेट फिर से सरकार पर प्रेशर बना सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन के 2 बड़ी डिमांड्स, जिनमें एक बड़ी डिमांड आपका 8वां वेतन आयोग होगा, साथ ही साथ दूसरी बड़ी जो डिमांड है वो आपकी 18 माह के डीए डीआर को एरियर होगा, जिनमें 18 माह के डीए और डीआर पर लिखित में भी, संसद में भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें गवर्नमेंट बोल चुकी है कि 18 माह का डीए डीआर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी यूनियंस ने ये बड़ा अच्छा काम किया यूपीएस को ला करके, कुछ तो उसमें कर्मचारी पेंशन को मिला ही है पहले से भी, एनपीएस से बेटर ये स्कीम मानी जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि 99% तक बहुत अच्छी ये यूपीएस स्कीम है। इसके अलावा 18 मंथ्स की डीए डीआर पर यूनियंस जो हैं वो लगातार इस चीज पर अपनी मांग फिर से उठा रहे हैं कि उनको 18 महीने का डीए डीआर का एरियस उनको प्रोवाइड कराया किया जाना चाहिए। क्योंकि वो अगर सरकार अपने एक साथ इस अमाउंट को देने में अभी अपनी जो है नहीं दे सकती है, तो सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो 3 से 4 जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट है उसमें वो प्रोवाइड करा सकती है। और सरकार आगे हो सकता है आगे वाले दिनों में ये कर भी सकती है कि 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 18 माह के डीए डीआर आपको प्रोवाइड कराया जाए। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की हम बात बहुत दिनों से भी कर रहे हैं, और क्योंकि बात होनी भी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा की जानी चाहिए और उसकी कमेटी गठित होनी चाहिए। क्योंकि गठित कमेटी जब तक गठित होगी वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देगी, उसके रिकमेंडेशन कुछ माने जाएंगे और कुछ उसमें जो उसको डिनाइल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी बेसिक पेंशन, आपकी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बेसिक पेंशन अभी आपको पता है 9,000 रुपए, लेकिन उसको बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए वो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और उसी के बेसिस पर 6 पे कमीशन से आपको जब आपकी बेसिक 7,000 रुपए थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कर्मचारियों की जो सैलरी थी उसको 18,000 रुपए किया गया था। अब डिपेंड करता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर उसमें बढ़ाया जाएगा या फिर कोई और फॉर्मूला उसमें अपनाया जाएगा। हालांकि एक्वाइड फॉर्मूला की बात चली थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन अभी नहीं दिए गए हैं कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। हम बात करते हैं पुराने पे कमीशन की। जैसे कि पे कमीशन अभी तक चलता रहा है कि फिटमेंट फैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, आपके कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 3 तक जा सकता है, और जो लोग कह रहे हैं कि 3.68 तक जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक जाएगा, क्योंकि 3.68 तक जाने तक आपकी सैलरी जो है डबल हो जाएगी और वैसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जब यूपीएस के लागू होने के बाद में अब आपकी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 तक हो सकता है। सपोज आपकी बेसिक पे आपकी 18,000 रुपए, उसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी जो बेसिक बनेगी उसी हिसाब से आपका सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। क्योंकि 7 पे कमीशन में भी ऐसा ही हुआ था कि जो भी आपकी बेसिक थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी नेक्स्ट पे कमीशन में पेंशन वेतन या सैलरी देखी गई थी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी हम बताएं कि आपको एग्जैक्टली बताएं कि हम आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको मिलनी चाहिए, वो भी हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी आपकी बताएगा, हम आपको बता सकते हैं कि आपको 8वें वेतन आयोग पर कितनी आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन बन सकती है, जो कि फिटमेंट फैक्टर 3 के अकॉर्डिंग हो सकती है। आप भी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने हिसाब से कितनी फिटमेंट फैक्टर सोच रहे हैं या कितनी सैलरी और कितनी पेंशन मिनिमम आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत सारी बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिनमें 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन, साथ ही साथ डिफेंस के पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, एरियर्स के साथ बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की एरियर्स के साथ बढ़ोतरी और साथ ही साथ उनकी अंतिम बेसिक पे का 50% रिटायरमेंट पर बढ़ोतरी से लेकर और भी कई अपडेट्स हैं, जिनमें 18 माह का डीए और डीआर का अपडेट्स भी होने वाला है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप फ्री आए हैं तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके
या सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उन सभी के लिए, या उनकी पेंशन में मिलने से समस्या कोई होती है वो सभी आपको वहां पर समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या होती है उसका भी निवारण किया जाता है। आपको जानकारी की इन्फॉर्मेशन होती है, आप हमारे चैनल को फ्री में आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर ज्वाइन करके और 29 रुपये पे करके 1 महीने का आप हमसे डायरेक्टली विद इन 2 आवर्स के अंदर आप हमारी जो है सर्विस ले सकते हैं और विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसके अलावा उसमें और भी कई बेनिफिट्स होते हैं जिनका मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो मान 29 रुपए की छोटी सी अमाउंट दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सीधा लेके चलते हैं आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बड़ी खबर पर, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायरमेंट हुए थे, साथ ही साथ वो हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो ऑनरेरी रैंक नायब सूबेदार के पद पर वहां पर पहुंच गए थे। ऐसे में उन सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब उनको जो है उनका पेंशन जो है बड़ी हुई पेंशन दी जाएगी। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि 2006 से पहले जनवरी 2006 से पहले जो भी पेंशनर्स थे उन सभी को, और साथ ही साथ अगर वो पेंशनर्स अभी नहीं है तो उनकी फैमिली पेंशन को वो दिए जाएगा, उनके बच्चों को दिया जाएगा। ये सब चीजें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर डेटेड 21/02/2020 विल आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशन्स ऑफ रिटायरी हवलदार्स हु आर ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो आप देख सकते हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स पे जो पेंशन अब नहीं है उनके फैमिली पेंशनर्स को भी ये सारे जो बड़ी हुई पेंशन और पेंशन एरियर्स के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि अब उनको जनवरी 2006 से पहले जो रिटायरमेंट हुए थे और जो पर्टिकुलर इस पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे और ऑनरेरी सूबेदार की पोस्ट तक गए थे, उन सबको ये सारी चीजें मिलेंगी, उनको एरियर्स के साथ मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या इस जो है कल की मीटिंग में जो हुई उनमें क्या क्या चीजें छूट गई जो पेंशनर्स को अभी नहीं पता है। अब सबसे बड़ी बात बेसिक पे का जो है 50% पेंशन मिलेगा प्लस डीए भी रहेगा उसमें। ये सब चीजें कैबिनेट में कल मुहर लग चुकी है। अब डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीजों पर मुहर लगी थी उसमें और क्या क्या चीजें आप सभी के लिए अपडेट हो पाएंगी। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की उसमें अब ऐड कर दिया गया। अब पेंशनर्स अब कर्मचारियों के पास जो 1 जनवरी 2004 से पहले के पेंशनर्स हैं वो ओपीएस का उनका ऑप्शन है। अब नए कर्मचारी उनके लिए एनपीएस का ऑप्शन भी रहेगा, साथ ही साथ ओपीएस यूपीएस का भी ऑप्शन रहेगा। इसमें केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसको लेकर सहमति बन चुकी थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूनियन ने इसको स्वीकार कर लिया था। अब इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा से मांग आती रही है कि ओपीएस व्यवस्था फिर से लागू की जाए, लेकिन ओपीएस तो लागू नहीं की जा सकती, पर एनपीएस में संशोधन करके एक अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसे अप्रैल 2025 से इसमें सुधार करके यूपीएस को लागू किया जाएगा। इस कैबिनेट बैठक में मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और साथ ही साथ डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कि पहले के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी है। इस कमेटी में और भी कई सारी चीजें होंगी, जिसमें कमेटी ने अपनी सिफारिश देते हुए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए कहा कि रिटायर कर्मचारियों को अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीए दिया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 50% पेंशन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि इसमें आपको अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीआर या डीए जो भी होगा उस टाइम पे कहा जाएगा। इसके अलावा इसमें 18 मंथ्स के 18 मंथ्स के डीए डीआर पर वहां पर बहुत ज्यादा चीजों पर बातचीत नहीं हुई है। ये सारी चीजें आप जो स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें एश्योर्ड पेंशन है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, साथ ही साथ एश्योर्ड आपको महंगाई सूचकांक के हिसाब से चीजें मिलेंगी। ये सब चीजें मैं कल के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, इसलिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और मैं इनको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप बात करते हैं और भी चीजों की, जिनमें बहुत सारी चीजों पर अपडेट करना या बात करना भी बाकी है, जिनमें से 8वें वेतन आयोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सभी को पता है कि 8वें पे कमीशन और 18 माह के एरिया पर सरकार ने अपनी मंशा भी जाहिर नहीं की है। इस मीटिंग में केवल पेंशन पर बात बनी है, लेकिन अभी कर्मचारी अभी भी अड़े हुए हैं, जिनको पुरानी पेंशन के अलावा भी कुछ नहीं चाहिए। उनका मानना है कि एनपीएस में संशोधन करके हूबहू उनको पुरानी पेंशन चाहिए। इस फैसले पर सरकार ने कर्मचारियों को कहा कि सरकारी अंशदान अब जो है पहले 14% था, अब 18.5% कर दिया है, यानी कि और भी चीजों पर ऐड हो गया है। लेकिन इसके अलावा 18 मंथ्स के डीए डीआर पर और जो 8वां वेतन आयोग है उस पर लेकर के अभी सरकार से बातचीत जारी है, जिसमें जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग पर आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि साल 2014 में यानी 2014 में भी ऐसा हुआ था
कि सरकार ने 1 से 2 साल पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, कमेटी का गठन किया था और उसी की कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आपका जो है 7th पे कमीशन लाया गया था। साल भर पहले या 1.5 साल पहले ऐसा किया गया था। तो आने वाले दिनों में कैबिनेट फिर से सरकार पर प्रेशर बना सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन के 2 बड़ी डिमांड्स, जिनमें एक बड़ी डिमांड्स आपका 8वां वेतन आयोग होगा, साथ ही साथ दूसरी बड़ी जो डिमांड है वो आपके 18 माह के डीए डीआर को एरियर होगा, जिनमें 18 माह के डीए और डीआर पर लिखित में भी, संसद में भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें गवर्नमेंट बोल चुकी है कि 18 माह का डीए डीआर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी यूनियंस ने ये बड़ा अच्छा काम किया यूपीएस को ला करके, कुछ तो उसमें कर्मचारी पेंशन को मिला ही है पहले से भी, एनपीएस से बेटर ये स्कीम मानी जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि 99% तक बहुत अच्छी ये यूपीएस स्कीम है। इसके अलावा 18 मंथ की डीए डीआर पर यूनियंस जो है वो लगातार इस चीज पर अपनी मांग फिर से उठा रहे हैं कि उनको 18 महीने का डीए डीआर का एरियस उनको प्रोवाइड कराया किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर सरकार अपने एक साथ इस अमाउंट को देने में अभी अपनी जो है नहीं दे सकती है, तो सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो 3 से 4 जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स है उसमें वो प्रोवाइड करा सकती है। और सरकार आगे हो सकता है आगे वाली दिनों में ये कर भी सकती है कि 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 18 माह के डीए डीआर आपको प्रोवाइड कराया जाए। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की हम बात बहुत दिनों से भी कर रहे हैं, और क्योंकि बात होनी भी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा की जानी चाहिए और इसकी कमेटी गठित होनी चाहिए, क्योंकि गठित कमेटी जब तक गठित होगी वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगी, उसके रिकमेंडेशंस कुछ माने जाएंगे और कुछ उसमें जो उसको डिनाइल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी बेसिक पेंशन, आपकी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बेसिक पेंशन अभी आपको पता है 9,000 रुपए, लेकिन उसको बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए वो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और उसी के बेसिस पर 6 पे कमीशन से आपको, जब आपकी बेसिक 7,000 रुपए थी, उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कर्मचारियों की जो सैलरी थी उसको 18,000 रुपए किया गया था। अब डिपेंड करता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर उसमें बढ़ाया जाएगा या फिर कोई और फॉर्मूला उसमें अपनाया जाएगा। हालांकि इक्वेट फॉर्मूला की बात चली थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन अभी नहीं दिए गए हैं कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। हम बात करते हैं पुराने पे कमीशन की। जैसे कि पे कमीशन अभी तक चलता रहा है कि फिटमेंट फैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, आपके कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 3 तक जा सकता है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि 3.68 तक जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक जाएगा, क्योंकि 3.68 तक जाने तक आपकी सैलरी जो है डबल हो जाएगी, और वैसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जब यूपीएस के लागू होने के बाद में अब आपकी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 तक हो सकता है। सपोज आपकी बेसिक पे आपकी 18,000 रुपए, उसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी जो बेसिक बनेगी उसी हिसाब से आपका सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। क्योंकि 7 पे कमीशन में भी ऐसा ही हुआ था कि जो भी आपकी बेसिक थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी नेक्स्ट पे कमीशन में पेंशन वेतन या सैलरी देखी गई थी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी हम बताएं कि आपको एग्जैक्टली बताएं कि हम आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको मिलनी चाहिए, वो भी हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी आपकी बताएगा, हम आपको बता सकते हैं कि आपको 8वें वेतन आयोग पर कितनी आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन बन सकती है, जो कि फिटमेंट फैक्टर 3 के अकॉर्डिंग हो सकती है। आप भी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने हिसाब से कितनी फिटमेंट फैक्टर सोच रहे हैं, या कितनी सैलरी और कितनी पेंशन मिनिमम आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत सारी बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिनमें 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन, साथ ही साथ डिफेंस के पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, एरियर्स के साथ बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की एरियर्स के साथ बढ़ोतरी, और साथ ही साथ उनकी अंतिम बेसिक पे का 50% रिटायरमेंट पर बढ़ोतरी से लेकर और भी कई अपडेट्स हैं, जिनमें 18 माह का डी और डीआर का अपडेट्स भी होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप फ्री आए तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके या सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशनर्स के
पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उन सभी के लिए, या उनकी पेंशन में मिलने से समस्या कोई होती है वो सभी आपको वहाँ पर समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या होती है उसका भी निवारण किया जाता है। आपको जानकारी की इन्फॉर्मेशन होती है, आप हमारे चैनल को फ्री में, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर ज्वाइन करके और 29 रुपये पे करके 1 महीने का आप हमसे डायरेक्टली विद इन 2 आवर्स के अंदर आप हमारी जो है सर्विस ले सकते हैं, और विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसके अलावा उसमें और भी कई बेनिफिट्स होते हैं जिनका मैं कई अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो मान 29 रुपए की छोटी सी अमाउंट दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सीधा लेके चलते हैं आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स के एक बड़ी खबर पर, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायरमेंट हुए थे, साथ ही साथ वो हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो ऑनरेरी रैंक नायब सूबेदार के पद पर वहां पर पहुंच गए थे। ऐसे में उन सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब उनको जो है उनका पेंशन जो है बड़ी हुई पेंशन दी जाएगी। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि 2006 से पहले, जनवरी 2006 से पहले जो भी पेंशनर्स थे उन सभी को, साथ ही साथ अगर वो पेंशनर्स अभी नहीं है तो उनकी फैमिली पेंशन को वो दिए जाएगा, उनके बच्चों को दिया जाएगा। ये सब चीजें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर डेटेड 21/02/2020 विल आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशन्स ऑफ रिटायरी हवलदार्स हु आर ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो आप देख सकते हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स पे जो पेंशन अब नहीं है उनके फैमिली पेंशनर्स को भी ये सारे जो बड़ी हुई पेंशन और पेंशन एरियर्स के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि अब उनको जनवरी 2006 से पहले जो रिटायरमेंट हुए थे और जो पर्टिकुलर इस पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे और ऑनरेरी सूबेदार की पोस्ट तक गए थे, उन सबको ये सारी चीजें मिलेंगी, उनको एरियर्स के साथ मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या इस जो है कल की मीटिंग में जो हुई उनमें क्या क्या चीजें छूट गई जो पेंशनर्स को अभी नहीं पता है। अब सबसे बड़ी बात, अंतिम बेसिक पे का जो है 50% पेंशन मिलेगा प्लस डीए भी रहेगा उसमें। ये सब चीजें कैबिनेट में कल मुहर लग चुकी है। अब डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीजों पर मुहर लगी थी उसमें और क्या क्या चीजें आप सभी के लिए अपडेट हो पाएंगी। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की उसमें अब ऐड कर दिया गया। अब पेंशनर्स, अब कर्मचारियों के पास जो 1 जनवरी 2004 से पहले के पेंशनर्स हैं वो ओपीएस का उनका ऑप्शन है। अब नए कर्मचारी उनके लिए एनपीएस का ऑप्शन भी रहेगा, साथ ही साथ ओपीएस यूपीएस का भी ऑप्शन रहेगा। इसमें केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसको लेकर सहमति बन चुकी थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूनियन ने भी इसको स्वीकार कर लिया था। अब इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा से मांग आती रही है कि ओपीएस व्यवस्था फिर से लागू की जाए, लेकिन ओपीएस तो लागू नहीं की जा सकती, पर एनपीएस में संशोधन करके एक अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसे अप्रैल 2025 से इसमें सुधार करके यूपीएस को लागू किया जाएगा। इस कैबिनेट बैठक में मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और साथ ही साथ डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कि पहले के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी है। इस कमेटी में और भी कई सारी चीजें होंगी, जिसमें कमेटी ने अपनी सिफारिश देते हुए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए कहा कि रिटायर कर्मचारियों को अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीए दिया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 50% पेंशन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि इसमें आपको अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीआर या डीए जो भी होगा उस टाइम पे कहा जाएगा। इसके अलावा इसमें 18 मंथ्स के 18 मंथ्स के डीए डीआर पर वहां पर बहुत ज्यादा चीजों पर बातचीत नहीं हुई है। ये सारी चीजें आप जो स्कीम पर चल रही हैं, जिसमें एश्योर्ड पेंशन है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, साथ ही साथ एश्योर्ड आपको महंगाई सूचकांक के हिसाब से चीजें मिलेंगी। ये सब चीजें मैं कल के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, इसलिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और मैं इनको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप बात करते हैं और भी चीजों की, जिनमें बहुत सारी चीजों पर अपडेट करना या बात करना भी बाकी है, जिनमें से 8वें वेतन आयोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सभी को पता है कि 8वें पे कमीशन और 18 माह के एरिया पर सरकार ने अपनी मंशा भी जाहिर नहीं की है। इस मीटिंग में केवल पेंशन पर बात बनी है, लेकिन अभी कर्मचारी अभी भी अड़े हुए हैं, जिनको पुरानी पेंशन के अलावा भी कुछ नहीं चाहिए। उनका मानना है कि एनपीएस में संशोधन करके हूबहू उनको पुरानी पेंशन चाहिए। इस फैसले पर सरकार ने कर्मचारियों को कहा कि सरकारी अंशदान अब जो है पहले 14% था, अब 18.5% कर दिया है, यानी कि और भी चीजों पर ऐड हो गया है। लेकिन इसके अलावा 18 मंथ्स के डीए डीआर पर और जो 8वां वेतन आयोग है उस पर लेकर के अभी सरकार से बातचीत जारी है, जिसमें जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग पर आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि साल 2014 में यानी 2014 में भी ऐसा हुआ था कि सरकार ने 1 से 2 साल पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, कमेटी का गठन किया था और उसी की कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आपका जो
है 7 पे कमीशन लाया गया था, साल भर पहले या 1.5 साल पहले ऐसा किया गया था। तो आने वाले दिनों में कैबिनेट फिर से सरकार पर प्रेशर बना सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के दो बड़ी डिमांड्स, जिनमें एक बड़ी डिमांड आपका 8वां वेतन आयोग होगा, साथ ही साथ दूसरी बड़ी जो डिमांड है वो आपके 18 माह के डीए डीआर को एरियर होगा, जिनमें 18 माह के डीए और डीआर पर लिखित में भी, संसद में भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें गवर्नमेंट बोल चुकी है कि 18 माह का डीए डीआर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी यूनियंस ने ये बड़ा अच्छा काम किया यूपीएस को ला करके, कुछ तो उसमें कर्मचारी पेंशनर्स को मिला ही है पहले से भी, एनपीएस से बेटर ये स्कीम मानी जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि 99% तक बहुत अच्छी ये यूपीएस स्कीम है। इसके अलावा 18 मंथ की डीए डीआर पर यूनियंस जो हैं वो लगातार इस चीज पर अपनी मांग फिर से उठा रहे हैं कि उनको 18 महीने का डीए डीआर का एरियस उनको प्रोवाइड कराया किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर सरकार अपने एक साथ इस अमाउंट को देने में अभी अपनी जो है नहीं दे सकती है, तो सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो 3 से 4 जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स है उसमें वो प्रोवाइड करा सकती है, और सरकार आगे हो सकता है आगे वाले दिनों में ये कर भी सकती है कि 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 18 माह के डीए डीआर आपको प्रोवाइड कराया जाए। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की हम बात बहुत दिनों से भी कर रहे हैं, और क्योंकि बात होनी भी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा की जानी चाहिए और इसकी कमेटी गठित होनी चाहिए, क्योंकि गठित कमेटी जब तक गठित होगी वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देगी, उसके रिकमेंडेशन कुछ माने जाएंगे और कुछ उसमें जो उसको डिनाइल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी बेसिक पेंशन, आपकी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बेसिक पेंशन अभी आपको पता है 9,000 रुपए, लेकिन उसको बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए वो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और उसी के बेसिस पर 6 पे कमीशन से आपको जब आपकी बेसिक 7,000 रुपए थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कर्मचारियों की जो सैलरी थी उसको 18,000 रुपए किया गया था। अब डिपेंड करता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर उसमें बढ़ाया जाएगा या फिर कोई और फॉर्मूला उसमें अपनाया जाएगा। हालांकि एक्वाइड फॉर्मूला की बात चली थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन अभी नहीं दिए गए हैं कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। हम बात करते हैं पुराने पे कमीशन की। जैसे कि पे कमीशन अभी तक चलता रहा है कि फिटमेंट फैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, आपके कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 3 तक जा सकता है, और जो लोग कह रहे हैं कि 3.68 तक जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक जाएगा, क्योंकि 3.68 तक जाने तक आपकी सैलरी जो है डबल हो जाएगी, और वैसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जब यूपीएस के लागू होने के बाद में अब आपकी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 तक हो सकता है। सपोज आपकी बेसिक पे आपकी 18,000 रुपए, उसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी जो बेसिक बनेगी उसी हिसाब से आपका सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। क्योंकि 7 पे कमीशन में भी ऐसा ही हुआ था कि जो भी आपकी बेसिक थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी नेक्स्ट पे कमीशन में पेंशन वेतन या सैलरी देखी गई थी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी हम बताएं कि आपको एग्जैक्टली बताएं कि हम आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको मिलनी चाहिए, वो भी हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी आपकी बताएगा, हम आपको बता सकते हैं कि आपको 8वें वेतन आयोग पर कितनी आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन बन सकती है, जो कि फिटमेंट फैक्टर 3 के अकॉर्डिंग हो सकती है। आप भी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने हिसाब से कितनी फिटमेंट फैक्टर सोच रहे हैं, या कितनी सैलरी और कितनी पेंशन मिनिमम आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत सारी बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिनमें 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन, साथ ही साथ डिफेंस के पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, एरियर्स के साथ बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की एरियर्स के साथ बढ़ोतरी, और साथ ही साथ उनकी अंतिम बेसिक पे का 50% रिटायरमेंट पर बढ़ोतरी से लेकर और भी कई अपडेट्स हैं, जिनमें 18 माह का डी और डीआर का अपडेट्स भी होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप फ्री आए हैं तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके या सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों, पेंशन, फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उन सभी के लिए, या उनकी पेंशन में मिलने से समस्या कोई होती है, वो सभी आपको वहाँ पर समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या होती है उसका भी निवारण किया जाता है।
आपको जानकारी की इन्फॉर्मेशन होती है, आप हमारे चैनल को फ्री में, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर ज्वाइन करके और 29 रुपए पे करके 1 महीने का आप हमसे डायरेक्टली विद इन 2 आवर्स के अंदर आप हमारी जो है सर्विस ले सकते हैं, और विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसके अलावा उसमें और भी कई बेनिफिट्स होते हैं जिनका मैं कई अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो मान 29 रुपए की छोटी सी अमाउंट दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सीधा लेके चलते हैं आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बड़ी खबर पर, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायरमेंट हुए थे, साथ ही साथ वो हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, हवलदार के पोस्ट पर रिटायरमेंट हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो ऑनरेरी रैंक नायब सूबेदार के पद पर वहां पर पहुंच गए थे। ऐसे में उन सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब उनको जो है उनका पेंशन जो है बड़ी हुई पेंशन दी जाएगी। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि 2006 से पहले, जनवरी 2006 से पहले जो भी पेंशनर्स थे उन सभी को, और साथ ही साथ अगर वो पेंशनर्स अभी नहीं है तो उनकी फैमिली पेंशन को वो दिए जाएगा, उनके बच्चों को दिया जाएगा। ये सब चीजें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर डेटेड 21/02/2020 विल आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशन्स ऑफ रिटायरी हवलदार हु आर ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो आप देख सकते हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स पे जो पेंशन अब नहीं है उनके फैमिली पेंशनर्स को भी ये सारे जो बड़ी हुई पेंशन और पेंशन एरियर्स के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि अब उनको जनवरी 2006 से पहले जो रिटायरमेंट हुए थे और जो पर्टिकुलर इस पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे और ऑनरेरी सूबेदार की पोस्ट तक गए थे, उन सबको ये सारी चीजें मिलेंगी, उनको एरियर्स के साथ मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या इस जो है कल की मीटिंग में जो हुई उनमें क्या क्या चीजें छूट गई जो पेंशनर्स को अभी नहीं पता है। अब सबसे बड़ी बात, बेसिक पे का जो है 50% पेंशन मिलेगा, प्लस डीए भी रहेगा उसमें। ये सब चीजें कैबिनेट में कल मुहर लग चुकी है। अब डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीजों पर मुहर लगी थी उसमें और क्या क्या चीजें आप सभी के लिए अपडेट हो पाएंगी। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की उसमें अब ऐड कर दिया गया। अब पेंशनर्स, अब कर्मचारियों के पास जो 1 जनवरी 2004 से पहले के पेंशनर्स हैं वो ओपीएस का उनका ऑप्शन है। अब नए कर्मचारी उनके लिए एनपीएस का ऑप्शन भी रहेगा, साथ ही साथ ओपीएस यूपीएस का भी ऑप्शन रहेगा। इसमें केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसको लेकर सहमति बन चुकी थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूनियन ने इसको स्वीकार कर लिया था। अब इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा से मांग आती रही है कि ओपीएस व्यवस्था फिर से लागू की जाए, लेकिन ओपीएस तो लागू नहीं की जा सकती, पर एनपीएस में संशोधन करके एक अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसे अप्रैल 2025 से इसमें सुधार करके यूपीएस को लागू किया जाएगा। इस कैबिनेट बैठक में मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और साथ ही साथ डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कि पहले के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी है। इस कमेटी में और भी कई सारी चीजें होंगी, जिसमें कमेटी ने अपनी सिफारिश देते हुए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए कहा कि रिटायर कर्मचारियों को अंतिम बेसिक पे का 50% प्लस डीए दिया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 50% पेंशन